दोस्तों, हम लोग अक्टूबर 2024 के प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित निबंधों को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आज का जो विषय है वह है गैर सब्सिडी वाले उर्वरकों को विनियमनकारी दायरों से बाहर लाना। ठीक है। तो ये मनीष देव जी का लिखा निबंध है, इसे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है। दिखा है कि भारत में खेती की आधुनिक उन्नत तकनीकों में रासायनिक उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण आगतों में से एक है। ठीक है। सरकारी एजेंसियों ने मिट्टी के पोषक तत्वों की आपूर्ति बाहर से करके भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के तहत आधुनिक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की शुरुआत के बाद से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कई गुना बढ़ गया है। सरकार ने किसानों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, एनपीके आदि उपलब्ध कराए हैं। हरित क्रांति के पहले चरण में यह कृषि नीति का एक अनिवार्य घटक था। बाद में केंद्र में उत्तरोत्तर सरकार के लिए रासायनिक उर्वरकों को अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराना एक राजनीतिक मजबूरी बन गई, ताकि कृषकों के कोपभाजन से बचा जा सके और उन्हें एक ठोस वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हुए चुनाव जीतकर सत्ता हासिल की जा सके। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार का उर्वरक सब्सिडी बिल भी कई गुना बढ़ गया है। ठीक है। तो अब देखें कि भारत में उर्वरक सब्सिडी का वितरण। तो वर्ष 2014 तक भारत जो है वो फॉस्फेटिक उर्वरक उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर था और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान पर था। भारत रासायनिक उर्वरक का एक महत्वपूर्ण आयातक भी है। यह क्रमशः फॉस्फेटिक और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पोटास युक्त उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के नाते इन पोषक तत्वों के आयात से उर्वरकों की आपूर्ति और उनकी बढ़ती मांग में अंतर को पाटने में मदद मिलती है। भारत नाइट्रोजन एवं फॉस्फेटिक उर्वरक का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और चीन से पीछे रहकर पोटेशियम युक्त पोषक तत्वों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। भारत ने 2019 में 9.7 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का आयात किया है, जिससे अब यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक बन गया है। ठीक है। किसानों को उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से यूरिया और 24 प्रकार के फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट और पोटास उर्वरक सहित सब्सिडी वाले उर्वरकों तक पहुंच प्राप्त है। किसानों को वैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी पर यूरिया की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। फॉस्फेटिक और देखें फॉस्फेटिक और पोटासिक देखें P&K उर्वरक के संबंध में सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी कि NBS योजना लागू की है। इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटासिक यानी कि P&K उर्वरक के प्रत्येक ग्रेड को इसके पोषक तत्व सामग्री के आधार पर सब्सिडी मिलती है। उर्वरक सब्सिडी राजकोषीय सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा है, जो खाद्य सब्सिडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी मद है। ठीक है। भारत में उर्वरक सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। किसानों को रासायनिक उर्वरक को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए दशकों से वितरित सब्सिडी की मात्रा वर्ष 1980 से 81 में 5.05 बिलियन रुपए की मामूली राशि से पिछले 44 वर्षों में उर्वरक सब्सिडी का आकार वर्तमान कीमतों पर लगभग 498 गुना बढ़ गया है। वर्ष 2022-23 में यह कितना हो गया? 2153.4 बिलियन रुपए हो गए हैं। ठीक है। अब आगे देखें तो रासायनिक उर्वरकों का आयात और खपत। ठीक है। यूरिया का आयात और खपत काफ़ी हद तक उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। पोटास और फास्फोरस उर्वरकों के मामले में इन दोनों उर्वरकों का विक्रय मूल्य इनकी खपत को निर्धारित करता है। डीएपी का वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी देखें तो 1350 रुपये प्रति बैग है, जबकि म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि एमओपी का 50 किलोग्राम के बैग के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य जो है वो 1650 रुपये है। क्योंकि भारत सभी पोषक तत्वों यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक महत्वपूर्ण आयातक है और देश में पोटासिक उर्वरक सहित पोषक तत्वों के मान्यता प्राप्त संभावित जो
कर्षण स्रोतों का अभाव है, इसलिए देश पूरी तरह से पोटासिक क्षेत्र में आयात पर निर्भर है और काफ़ी बड़ी सीमा तक फॉस्फेटिक क्षेत्र में लगभग 90% तैयार माल और कच्चे माल के रूप में आयात पर निर्भर है। उर्वरक मंत्रालय के अनुसार देश में उर्वरक की खपत 2023-24 में देखें तो 2.6% जो है वो बढ़कर 600.79 लाख टन हो गई है। इसमें यूरिया की बिक्री एक वर्ष पहले के 356.75 लाख टन के मुकाबले लगभग 357.81 लाख टन के स्तर पर है। डीएपी की बिक्री बढ़कर 109.74 लाख टन, ठीक है, वर्ष 2020 से 23 में 105.19 लाख टन थी, जो कि 109.74 लाख टन हो गई है। एमओपी की बिक्री 16.28 लाख टन से बढ़कर 16.44 लाख टन और कॉम्प्लेक्स उर्वरक की बिक्री 107.21 लाख टन से बढ़कर 116.8 लाख टन हो गई है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग, मृदा उर्वरता ह्रास, व्यापक सूक्ष्म पोषक तत्व और माध्यमिक पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी की क्षारीयता और मिट्टी की लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में ठहराव या गिरावट भी आई है। अंततः इससे उर्वरकों की प्रभावशीलता में कमी आई, ठीक है, फसलों की पैदावार कम हुई और किसानों की लाभप्रदता में गिरावट आई, ठीक है। उर्वरक सब्सिडी भी बड़ी राजकोषीय सब्सिडी में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जो खाद्य सब्सिडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी मद है। देश में किसानों के बढ़ते असंतोष के वर्तमान परिदृश्य में सत्तासीन कोई भी सरकार खाद्य एवं रासायनिक उर्वरक सब्सिडी को ख़त्म करने का साहस नहीं जुटा सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और चावल की खरीद को ख़त्म नहीं कर सकती। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गैर सब्सिडी वाले उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त करना, ठीक है, ये अगला टॉपिक है। गैर सब्सिडी वाले उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त करना। यह तय है कि न तो यूरिया, डीएपी, अन्य राजनीतिक रूप से संवेदनशील मिट्टी के पोषक तत्वों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया जाएगा और न ही उर्वरक सब्सिडी समाप्त होगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वह सत्ता में हो या सत्ता में आने की प्रतीक्षा कर रही हो, कभी भी सबसे बड़े मतदाता समुदाय किसानों के गुस्से का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाएगी। न तो सरकार यूरिया के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि करेगी और न ही इस उर्वरक को नियंत्रण मुक्त पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के अंतर्गत लाएगी। नवंबर 2012 से यूरिया की एमआरपी 5360 प्रति टन और 7 जनवरी 2015 में नीम तेल लेपित के साथ यूरिया की एमआरपी 5628 तय की गई है। यह असंभव है कि सरकार उर्वरक निर्माण कंपनियों को डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी, म्यूरिएट ऑफ पोटास और अन्य जो यूरिया है उर्वरक, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम और सल्फर के अलग अलग अनुपात वाले कॉम्प्लेक्स शामिल हैं कि अधिकतम खुदरा मूल्य को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की अनुमति देगी, जो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। सब्सिडी वाले उर्वरक की आपूर्ति करने के संबंध में सरकार की नीति अत्यधिक जटिल है। यूरिया वर्तमान में एकमात्र उर्वरक है जिसका मूल्य निर्धारण और वितरण सरकार द्वारा वैधानिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार कोई भी उत्पादक सरकार द्वारा घोषित एमआरपी से ऊपर यूरिया नहीं बेच सकता है। रियायत योजना के तहत प्रत्येक उर्वरक के लिए एमआरपी प्रकृति में सांकेतिक है। ऐसे फास्फोरस एवं पोटास उर्वरकों के निर्माताओं आयातकों के दावा करने के पात्र होने के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक को पूरा करने के लिए योजना के तहत घोषित सांकेतिक एमआरपी पर इन्हें बेचना होगा, जबकि यूरिया पर सब्सिडी प्रेषण पर दी जाती है। योजना के तहत अर्ह रियायत बेची गई मात्रा पर दी जाती है। तकनीकी रूप से सभी पोषक तत्व आधारित उर्वरक नियंत्रण मुक्त हैं। उर्वरकों के निर्माता या आयातक केवल उनके व्यक्तिगत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर सामग्री से जुड़ी प्रति टन सब्सिडी प्राप्त करते हैं। हालांकि पिछले 2 वर्षों में इन उर्वरकों को भी लागत पर अधिकतम लाभ मार्जिन निर्धारित करके अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण के अधीन लाया गया है, ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक मिल सके। अप्रैल 2023 से प्रभावी यदि कोई भी निर्माता इस लाभ मार्जिन से अधिक चार्ज करता है तो उसे एनबीएस के तहत केंद्र द्वारा कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अनौपचारिक रूप से तय की गई उचित एमआरपी
अब डीएपी के लिए 27,000 प्रति टन है, एमओपी के लिए 30,000 से 31,000 और सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए 11,000 रुपये है। ठीक है। 20:20:0:13 उर्वरक के लिए वे 24,000 और 10:26:26:26:0 उर्वरक और 12:32:16:0 एनपीकेएस जटिल उर्वरक के लिए 29,400 रुपये है। वर्तमान में लगभग सब्सिडी वाले 29 उर्वरक हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 23-24 में कुल बिक्री का लगभग 94% केवल 7 उत्पादों से बना। ठीक है। यूरिया, डीएपी, एसएसपी, ठीक है, 20:20:0:14 उर्वरक। ठीक है। एमओपी उसके बाद है 10:26:26:26:0 उर्वरक और 12:32:16:0 उर्वरक जो है केंद्र में मौजूद राजनीतिक व्यवस्था सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक में एमआरपी में वृद्धि या बढ़ोतरी की अनुमति नहीं देगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उर्वरक सब्सिडी व्यय देखें तो कितना है, 1,63,999.80 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो 23-24 में यानी 2023-24 में 1,89,487.44 करोड़ रुपए और 2022-23 में 2,51,339.36 करोड़ से कम है। आयातित यूरिया, डीएपी और एमओपी की कीमतों में हाल ही में उनके उच्च स्तर यानी कि $900 से $1,000 यानी कि नवंबर से जनवरी 2021-22 में, $950 से $960 जुलाई 2022 में और $590 मार्च 2023 तक से घटकर लगभग $350, $560 और $319 प्रति टन हो गई है। यहाँ तक कि कतिपय उर्वरकों के प्रमुख आगत फास्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमतों में भी यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अपने उच्चतम स्तर यानी कि $1,715, ठीक है, जुलाई सितंबर 2022 के अनुसार और $1,575 अप्रैल 2022 से गिरकर क्रमशः $950 और $400 प्रति टन पर आ गई है। अब उर्वरक क्षेत्र में सुधार लाने का समय आ गया है। सरकार जो कर सकती है वह यह है कि कम से कम उन गैर सब्सिडी वाले उर्वरक को नियंत्रण मुक्त कर दे जिनकी मांग बढ़ रही है और वे किसी भी सब्सिडी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। तो गैर सब्सिडी वाले उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त करने से संबंधित मुद्दे क्या है वह देखते हैं। तो नया उर्वरक पंजीकृत करना। भारत में नए उर्वरक उत्पाद को पंजीकृत करना एक बोझिल प्रक्रिया है। विश्व बैंक की कृषि व्यवसाय को सक्षम बनाना। 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में औसतन 804 दिन लगते हैं, जबकि रूस में 570 दिन, ब्राज़ील में देखें तो 528 दिन, पाकिस्तान में देखें तो 356 दिन, चीन में देखें 270 दिन, कनाडा में 225 दिन, अर्जेंटीना में 210 दिन, थाईलैंड में 100 दिन, अमेरिका में 90 दिन, जापान में 30 दिन और यूरोपीय संघ के देशों में 0 दिन लगते हैं। ठीक है। आवेदन दाखिल करने और एक या अधिक फसल मौसम के लिए कई स्थानों पर फील्ड परीक्षण से लेकर किसानों द्वारा उपयोग के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी कि एफसीओ के तहत अंतिम अधिसूचना और राज्य स्तरीय अनुमोदन तक लगने वाला इतना लंबा समय देश में नए पोषक उत्पादों को लॉन्च करने में बाधा डालता है। ठीक है। मिट्टी के लिए अधिक अनुकूल नए प्रकार के उर्वरकों के अनुसंधान और विकास में लगे उद्यमियों का सुझाव है कि सरकार को 2 आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी भी नए उत्पाद के लिए स्वचालित पंजीकरण व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ठीक है। कुल पौधों के पोषक तत्वों की न्यूनतम सामग्री, भारी धातुओं और अन्य संदूषणों की अधिकतम सीमा। ठीक है। दूसरा है कि सामान्य विनिर्देशों का परीक्षण। नए उत्पाद को सामग्री और उसकी प्रभावकारिता के बारे में निर्माता के दावों के लिए प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। स्वचालित पंजीकरण के तहत यह प्रक्रिया बुनियादी गुणवत्ता मापदंडों और सही लेबलिंग की पुष्टि करने वाले उत्पादों के अधीन पहले से ही जल में घुलनशीलता उर्वरकों में लागू की जा रही है। ठीक है। अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार ने जल में घुलनशील उर्वरकों यानी कि WSF के व्यावसायीकरण के लिए सामान्य विनिर्देश जारी किए, जो पानी में 100% घुलनशील होने के कारण मिट्टी में सामान्य क्षेत्र अनुप्रयोग के बजाय ड्रिप सिंचाई या सीधे पौधों की पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से फसलों पर लागू किया जा सकता है। ठीक है।
अब आगे देखते हैं, विनिर्देशों के अनुसार जल में घुलनशील उर्वरकों की मात्रा। कुल पोषक तत्वों की न्यूनतम 30% मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। 25% प्राथमिक NPK और शेष द्वितीयक यानी कि एस कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म जस्ता, बोरोन, मैग्नीज, लोहा, तांबा और मोलिब्डेनम, ठीक है। जल में घुलनशील उर्वरक के विनिर्माता इन विनिर्देशों यानी कि बैग कंटेनरों पर सुपाठ्य लेबलिंग के साथ को पूरा करने वाले किसी भी जल में घुलनशील उर्वरकों को उत्पाद के वितरण और बेचने के उनके इरादे के बारे में संबंधित सरकारी अधिकारियों को सूचित करने के 30 दिनों के बाद बेच सकते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील उर्वरकों के मॉडल को उन सभी उर्वरकों पर लागू किया जा सकता है जिन पर सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती है, ठीक है। इससे भारतीय किसानों को नवीनतम नवोन्मेषी उर्वरक तक पहुंच प्राप्त होगी। 24 अक्टूबर 2015 को आदेश जारी होने के बाद से दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, यारा, ICL यानी पूर्व में इजराइल केमिकल लिमिटेड, ठीक है, जुआरी फार्म हब और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जैसी कंपनियों द्वारा 100 से अधिक जल में घुलनशील उर्वरक उत्पाद लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो जल में घुलनशील उर्वरकों के लाभ क्या है इसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जल में घुलनशील उर्वरकों के लाभ देखें तो NPK, ठीक है, NPK पोषक तत्व संतुलित बनाए रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो पौधों द्वारा पोषक तत्वों का तुरंत अवशोषण किया जाता है, ठीक है। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का तुरंत अवशोषण किया जाता है जो केमिकल क्या है, जल में घुलनशील है। इसके बाद है जड़ और अंकुर विकास को बढ़ावा मिलता है इससे। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, लौह, कोबाल्ट, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अम्लीय होने के कारण ड्रिप सिंचाई प्रणाली में ड्रिपर्स को लवणों से मुक्त रखने में मदद मिलती है, ठीक है। लागत प्रभावी, नियमित 19:19:19 NPK उर्वरक की MRP लगभग 31,000 प्रति टन है, जबकि जल में घुलनशील उर्वरक 19:19:19 की लागत जो है वो 1,25,000 है। जल में घुलनशील उर्वरक की सीमित मात्रा ही अच्छे परिणाम देती है, ठीक है। खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों से फसलों द्वारा उपलब्ध पोषक तत्वों का अवशोषण केवल 30 से 35% है, जबकि जल में घुलनशील उर्वरकों से यह 60 से 70% है, ठीक है। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट जैसे तरल उर्वरकों के लिए पोषक तत्व उपयोग दक्षता 80 से 90% से भी अधिक है। ये घुले हुए घोल के रूप में आते हैं जिन्हें केवल और अधिक तनु यानी कि पतला करने की आवश्यकता होती है, जबकि जल में घुलनशील उर्वरक किसानों को ज़्यादातर 25 किलोग्राम के बैग में क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं और उन्हें फर्टिगेशन टैंक में पानी के साथ मिलाना पड़ता है। वर्तमान में जल में घुलनशील उर्वरकों की तर्ज पर तरल उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें कुल प्राथमिक पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा 15% है और भारी धातु संदूषक की समान सीमा होगी।